गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। एक्शन भरपूर रहेगा ये कह सकते हैं। तेजी का भी होगा, मंदी का होगा लेकिन थोड़ा कम। लेकिन आज थोड़ी कल के मुकाबले में सिचुएशन बेहतर है। कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज मजबूत शुरुआत के हैं आसार। मजबूती के बाद क्या कुछ और तेजी बढ़ेगी और क्या ऊपरी स्तरों से आएगी मुनाफा वसूली? कैसा रहेगा आज का ट्रेड और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हो जाइए तैयार एक दमदार ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां पर एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स का तो सर पूरा सहारा है और कल की रिकवरी के साथ हमारा मूड माहौल भी थोड़ा तो बेहतर ही है। बहुत बेहतर है दीप, और गिरावट पर लगाम लगी है। कम से कम गिरना बंद हुए हैं और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी की लीडरशिप पर भरोसा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं आज के 4 बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर भारतीय बाजार करेंगे आज ट्रेड। नए रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। डाउ और S&P फिर से रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे हैं। विदेशी बाजारों को आगे विस्तार से करेंगे हम बातचीत। कच्चा तेल उबाल पर है, $86 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। टेक महिंद्रा ने फिर से अच्छे नतीजे पेश किए जैसी कि उम्मीद भी थी। इसके अलावा भी नतीजों का भरपूर एक्शन है। आज भी 4 निफ्टी की कंपनियों के हैं नतीजे और 6 वायदा कारोबार की कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी। तो दिन भर नतीजों के लिहाज से आप एकदम एक्टिव रहेंगे और हम आपको एक्टिव रखेंगे भी। बिल्कुल सर, नतीजे तो हमें एक्टिव पूरा दिन रखने ही वाले हैं सर, और वहां पर तो हमारी नजर भी बनी हुई है। बट एक बार जो हमारे बाजारों का एक्शन है वहीं पर कर लेते हैं फोकस सर, क्योंकि अच्छी रिकवरी कल आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी की दमदार लीडरशिप थी। गैप अप खुलने के बाद भी हमने देखा कि बड़ी मूव आती हुई दिखी। कैसे समझे ये जो पिछले हफ्ते का डर था, जो थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, भारी गिरावट थी, क्या वो थमते हुए दिख रहा है या खत्म होते हुए दिख रहा है? देखिए, वैसे तो दीप है ना, इस पूरे रनअप में जो हमने 18,600 का हाई बनाया है, वहां से जो हमने करेक्शन देखा है, उस करेक्शन का जो लोएस्ट लेवल है वो कल ही आया 18,000 के नीचे। बिल्कुल, भले कुछ मिनटों के लिए गए तो है ना। सो ऐसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ का मूड माहौल देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ खराब है और 18,000 हमने तोड़ा है, मनोवैज्ञानिक स्तर है, थोड़ा और खराब हो सकता है। और सेकंड हाफ देखेंगे तो काफी बेहतर है। बिल्कुल। अब उस लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से हम कुछ संकेत ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं करेक्शन पूरा करने के नजदीक हैं। नजदीक है। Okay. इसके 2-3 रीजन बताता हूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा जी। सबसे पहला और बड़ा कारण ये कि हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी करें, लेकिन हमारे ठीक विपरीत अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लगातार रिकॉर्ड, कल फिर से रिकॉर्ड बना है अमेरिकी बाजारों में। या तो ये कि अमेरिका खराब हो जाए तो हम और गिर के जो हमें रेंज तोड़ना है, ट्रेंड हमारा जो पॉजिटिव से न्यूट्रल होना है, क्योंकि अभी तक जब तक 17,850 17,950 की रेंज के नीचे हम बंद नहीं होते तब तक हमारा ट्रेंड न्यूट्रल नहीं होगा। हम पॉजिटिव ट्रेंड में ही हैं। ये रनिंग करेक्शन है। या तो अमेरिकी बाजारों से हमें और झटका लगे और फिर हम उस रेंज को तोड़ दें। अभी तक तो होता नहीं दिख रहा है। हर रोज लगता है कि कहीं 5-6 दिन हो गए अब अमेरिका करेक्ट ना हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। आज फिर से डाउ फ्यूचर ऊपर है। तो इसका मतलब है ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट इस तरह के हमारे कमजोर बाजार में इससे ज्यादा आप उम्मीद ही ना करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो पहला सपोर्ट वहां से आ रहा है। दूसरी चीज, आमतौर पर जब करेक्शन होता है तो करेक्शन के साथ साथ आपके कुछ अहम लेवल्स आते हैं जी। उन अहम लेवल्स के आसपास बाजार पहुंच चुका है, जो कि 17,850 950 18,050 ये रेंज गिन लीजिए। 1% की ट्रेडिंग रेंज होती है, उस रेंज के आसपास आ रहा है और पिछले 2 दिनों से उन रेंज के आसपास सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और बंद होते होते आप 18,000 के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। सो आप सपोर्ट के भी नजदीक है। तीसरा, रिजल्ट सीजन से झटके नहीं लग रहे। करेक्ट है ना, सबसे बड़ी बात। मतलब आप ICICI बैंक को जितना दिल से थैंक यू बोल सकते हैं बोल दें। तो जो शॉर्ट था उसका तो मतलब बाकी है ना, मतलब ICICI बैंक को वो क्रेडिट ही नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए। कल ICICI बैंक ने आपको बचाया है। अदरवाइज आप कल 18,000 के नीचे बंद होते थे। डेफिनेटली निफ्टी पर तो। सो रिजल्ट के हिसाब से झटके नहीं लग रहे। उसके विपरीत सही वक्त पर ICICI बैंक ने ऐसे दमदार नतीजे दिए कि देखिए पूरा बैंक निफ्टी का मूड माहौल बदल दिया। और अगर यही बैंक निफ्टी भी नीचे हो, आप सोचिए बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी लड़खड़ा रहा है, तो बैंक निफ्टी ने कितना सपोर्ट किया है। तो कहीं कहीं से निचले लेवल पर सपोर्ट आ रहा है। 3 चीज। चौथी चीज बताता हूं आपको जी, पुट कॉल रेशियो मंथली एक्सपायरी है 0.82 के आसपास ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में कम से कम एक कंफर्ट हमेशा रहता है, या तो आप गैप से खुलेंगे, नहीं तो निचले स्तर से सपोर्ट लेंगे, जैसा कि कल दोनों ही हुआ। खुले भी गैप से, लेकिन जरूरत से ज्यादा गैप से खुल गए, इसलिए हमने कहा कि वहां मत खरीदिए। बिल्कुल, गैप भी एक लिमिटेड होना चाहिए। नीचे मिला तो खरीदने की राय भी दी, वापस आपको सपोर्ट मिल गया। चौथी 4 होगी। 5वीं चीज बताता हूं जी। फाइनली परसों के सेशन में घरेलू फंड ने 400-500 करोड़ की खरीदारी की थी जी। थोड़ा बड़े दिनों बाद खरीदारी का आंकड़ा आया था और कल का आंकड़ा 2400 करोड़ का खरीदारी का है।
तो लोकल बड़ा फंड्स आंकड़ा है। अब उन्हें लग रहा है 18,000 के आसपास का लेवल ठीक है, तो एक बाइंग सपोर्ट आपको चाहिए किसी से। ट्रेडर्स के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इस वक्त वो मार्क टू मार्केट लॉसेज में बैठे हैं। बिल्कुल। ये हो गया पांचवा कारण कि घरेलू फंड आने लगे। छठा कारण बताता हूं कि जो ट्रेडर्स थे उनके काफी मार्क टू मार्केट लॉसेज होकर स्टॉक्स की पोजीशन भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हो सकता है एक आध दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट और हो जाए कि कोई स्टॉक अचानक से रिजल्ट के दम पर जहां लॉन्ग ज्यादा बने हुए 8-10% घट जाए कर जाए, वो हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके पास 6 ऐसे कारण हैं जो आपको ये बता रहे कि बाजार कहीं न कहीं रुकने की तैयारी कर रहा है। अब वो रुकता है, कल ही बॉटम बन गया 17,968 या 17,850 800 तक जा सकते हैं, या 18,000 की नीचे एक आध बार फिर से देख लें, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आपको संकेत आ रहे हैं। और एक और 7वां कारण बताता हूं दीप, और वो ये है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आमतौर पर एक ट्रेंड के बाद जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो वो कहीं न कहीं बेस बनने का संकेत देती है। और ये पहला संकेत, मैं ये नहीं कह रहा कि बेस बन गया, बेस बनने का संकेत, ये सारे संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि बाजार आपको कहीं न कहीं नीचे रुकते हुए दिखने चाहिए। तो जिस तरह से उतार चढ़ाव आपने परसों फ्राइडे के सेशन में देखा, जिस तरह का उतार चढ़ाव आपने कल देखा, और अच्छी बात क्या है दीप, आखिरी आधे एक घंटे में अगर रिकवरी आती है ना, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली होती है कि आप क्लोजिंग ठीक करना चाहते हैं, अगले दिन को लेकर आप थोड़े पॉजिटिव हैं। तो ये 7वां कारण है जो आपके लिए बड़ी तेजी का। 8वां कारण मैं आगे के लिए रिजर्व रख के रखा हूं। लेकिन इन सबके बीच में एक ही नेगेटिव है जी, सिर्फ एक नेगेटिव है जो बाजार को बढ़ने को रोक रहा है। और जिस समय ये नेगेटिव आपको न्यूट्रल या पॉजिटिव होता दिखे, किसी से पूछेगा मत, भर भर के खरीदिएगा। ओके। और वो है एफआईएस की बिकवाली। 4 सेशन में दमदार बेचर, कल भी 2,500 करोड़ का कैश में बेचना, 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना, तो ये बिकवाली इन 7-8 मजबूत कारणों के ऊपर भारी पड़ती हुई दिख रही है। और इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ एक सावधानी रखनी है कि ऊपर के लेवल पर जब भी मार्केट आए आपको पोजीशन हल्की करते हुए चले, हल्की कर लीजिए ताकि, और जिस दिन आपको ये बिकवाली थमती हुई नजर आए, वो आज होता है, कल होता है, या कब होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन जब ये आपको थमती हुई नजर आए, उस समय फिर बाजार जोर से, जैसे स्प्रिंग को आप दबा के रखते हैं से, और जैसे छोड़ते हैं वजन हटाते हैं, वो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी वाला। बैंक निफ्टी में तो स्प्रिंग, निफ्टी की स्प्रिंग हटे तब मजा आएगा, निफ्टी की स्प्रिंग हटे 400-500 पहुंचे तब मजा आए। बिल्कुल, तो मजा तो वहां पर है। बट डेफिनेटली जो आप ये 7 बड़े संकेत आपने बताए, थोड़े अगर कोई इनसे असहमत हो मेरे संकेत तो प्लीज ट्वीट करिए। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, क्रिटिक्स आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, उनकी वजह से तो फिर ठीक बात है, हो सकता है भाई हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। बिल्कुल, जहाँ अच्छा लगा। देखिए, करेक्शन में हम लगातार कह रहे थे कि ये सपोर्ट रेंज है, यहाँ तक का रनिंग करेक्शन बन सकता है, और वो लेवल आए हैं। तो अब यहाँ आए, तो अब यहाँ हम फ्रेश मूड खराब तब करेंगे। मूड खराब तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, फ्रेश मूड तब खराब करेंगे जबकि इन लेवल्स को तोड़े। बिल्कुल, ये अहम सपोर्ट लेवल है। और मूड हमारा तो संडे को भी खराब हुआ था बहुत। लेकिन प्लीज देखिए, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों को, क्रिकेट, मार्केट, ये हमारे दिल के बड़े करीब है, राइट। गेम में हार जीत लगी रहती है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स स्पिरिट जो हम उम्मीद करते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनमें खेल भावना होनी चाहिए, दर्शकों में भी दर्शकों वाली भावना होनी चाहिए। किसी को ऐसे ट्रोल कर, देखो एक चीज बताऊं, कोई भी एक मैच खराब खेल के खिलाड़ी उतना खराब नहीं हो जाता। करेक्ट। और सेम हमारे भी एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, हमेशा आप मार्केट का सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोई 2-4 कॉल गलत देने से एकदम खराब एनालिस्ट नहीं हो जाता। और कभी कभी हमारे कॉल सारे सही पड़ जाते तो हम उतने अच्छे भी नहीं होते जितना आप मानते हो। ठीक है, ये मार्केट है, मार्केट के आगे नहीं हम मार्केट के पीछे हैं। सेम गेम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए चलता है लाइफ में। मैं बोला भी था ना, ओवरबॉट मार्केट में शार्प करेक्शन आते हैं। हमारी क्रिकेट टीम भी 12 मैच लगातार जीत चुकी है, तो करेक्शन भी शार्प ही आया ना, कि जहां हमने तो बॉलिंग में कुछ कर पाए ना बैटिंग में कुछ कर पाए, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। बाउंस बैक भी भारी रहेगा। हाँ, अगर वर्ल्ड कप आ जाए तो फिर खुश हो जाएंगे ना। बिल्कुल, तो बस थिंक पॉजिटिव आएगा। डेफिनेटली यार, 100% पॉजिटिव है सर। और इस पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने 7 अच्छे ये संकेत बताए हैं जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं। इंडेक्स लेवल की तो बात हो गई, इंडेक्स पर तो 2-3% का ही करेक्शन है। ये जो हमारे मार्केट फेवरेट स्टॉक्स हैं जो ऊपर से काफी गिरे हैं, 20-30%, जो 20-30% ऊपर अच्छे लग रहे थे, क्या अब वापस इनमें एंट्री का लेवल आ गया इतने हेल्दी करेक्शन के बाद? दीप, इस सवाल का जवाब 2 तरीके से दूंगा। पहला तो जो 8वां पॉइंट है, हाँ, वो मैं आपको अच्छा, वो अभी अब यहाँ पे 8वां पॉइंट आ रहा है। 8वां पॉइंट ये कि मार्केट का करेक्शन पूरा होने का संकेत जो बनेगा वो उन्हीं शेयरों से बनेगा जिनसे गिरावट की शुरुआत हुई थी। ओके। जिस समय आपको कोई IRCTC, जिस समय कोई आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिस समय कोई आपको टाटा पावर, ये स्टॉक स्टेबल होते हुए दिखे,
तब समझ लिए मार्केट भी स्टेबल होगा। अब ये नए इंडेक्स है, न कोई मार्केट लीडर है, करेक्ट, लेकिन ये सेंटिमेंट का इंडेक्स है। करेक्ट। इन्होंने शुरुआत की खराब होने की, अच्छा होने की भी शुरुआत यही करेंगे। तो रिकवरी भी यहीं से आएगी। रिकवरी आए ना आए, गिरना बंद करे। और होगा कैसे और क्या होना चाहिए? अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है ना कि आप एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिख के देता है, एक्टर उस हिसाब से परफॉर्म करता है। कई बार ऐसा है कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन जरूरी नहीं एक्टर वैसे ही परफॉर्म करे। हर एक डायलॉग को आप अमिताभ को देंगे तो अलग तरीके से बोलेंगे, शाहरुख को देंगे वो अलग तरीके से बोलेंगे, अपनी अपनी स्टाइल है। सेम वे स्क्रिप्ट ये कहती है कि मार्केट का जो ये करेक्शन पूरा होना चाहिए, ये आज से लेकर एक्सपायरी तक में होना चाहिए। तो आपको जो भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन है वो एक्सपायरी तक, अगले 2 दिनों तक के लिए संभाल ली। अगर आपने 2 दिन अपनी पोजीशन संभाली तो आप बच गए मार्केट में। तो जो कुछ खून खराबा होना है, जो कुछ कत्लेआम होना है, जो कुछ आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने हैं, जो कुछ आपके मार्जिन को कराकर पोजीशन खत्म होनी है, वो हो जाएगी। उसमें भी आज आपको रिलीफ रैली मिल जाएगी तो आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट आ जाएगा कुछ हद तक। सो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब इन 3, 4, 5 शेयरों में जिन्होंने मार्केट का मूड बिगाड़ने की शुरुआत की थी, इनसे वापस मूड सुधरना शुरू होना चाहिए। मसलन ये सारे शेयर, एक और संकेत जो आपको मिलेगा टाटा ग्रुप के शेयर। टाटा ग्रुप, जिस समय टाटा ग्रुप के शेयर, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल वापस से आपको चलने लगे, ये आपको कोई इंडेक्स में नहीं दिखेगा। करेक्ट, ये रिफ्लेक्ट। हाँ, ब्रॉडर मार्केट से आप स्ट्रेंथ अंदर फील करते हैं, इंडेक्स से स्ट्रेंथ बाहर फील करते हैं। करेक्ट। देखने में इंडेक्स की स्ट्रेंथ आती है, ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ आपको आती है तब जब सेंटीमेंट दिखाने वाले कुछ स्टॉक्स आपको, ये दूसरी चीज है। तो ये 2 चीज जब होने लगे तो आपको समझना है कि मार्केट स्टेबल हो गया है। अब आपके सवाल का दूसरा पार्ट, क्या इन्हें खरीदने का वक्त है? 100% है। 100% है। अब खरीदने का वक्त से एक ही इश्यू है दी कि 4000 में ले लेना चाहिए IRCTC या 700 में IEX लेना चाहिए। इसका जवाब एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। आप किसी स्टॉक को 2 तरीके से खरीदते हैं जी। एक मुझे इस समय पे खरीदना है और एक इस प्राइस पर खरीदना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं आपको समय दे सकता हूं, आज से लेकर एक्सपायरी तक खरीदना है। करेक्ट। अगले 2 दिनों में खरीदना है। अब IEX 700 वाला क्या 600 हो सकता है, 650 हो सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता जी। IRCTC 4000 में क्या 10% और गिर सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो रेंज आ रही है जहां पर आपको बेचने के बजाय खरीदने के बारे में सोचना है। और अगर आप क्या बदला है? IEX आज भी बेहतरीन पावर एक्सचेंज है। बिल्कुल। क्या बदला? IRCTC वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है वर्ल्ड की। बिल्कुल। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेस्ट प्रमोटर्स, मोनोपोली बिजनेस, बिल्कुल, कोई घुस नहीं सकता, बिल्कुल, प्राइसिंग पावर है, एक्सपांशन है, कारोबार बढ़ने वाला है। क्या दिक्कत है? ये खरीदने के लिए वो ला रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं 4000 में खरीद लीजिए और कल को 5-10% और नीचे आ जाए तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका बन रहा है अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना। 6500 जो स्टॉक हो वो 4000 एक क्या कहना चाहिए जिसको कि बस जरूरत से ज्यादा भाग गया था। Exactly. और जो कैपिचुलेशन कहते हैं कि भाई जहां ट्रेडर्स की पोजीशन ज्यादा थी वो घटकर हल्की भी हो गई, वो भी एक कारण है कि बाजार चलेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अब धीमे धीमे चाहे तो आप 3 टुकड़ों में खरीदिए, एक आज खरीदूंगा, एक कल खरीदूंगा, एक परसों खरीदूंगा। बिल्कुल, मतलब नीचे के लिए जगह रखिए और एक्यूमुलेट करिए। लेने का टाइम आ रहा है इन सारे शेयर। लेने का टाइम आ गया है। चलिए ये सबसे बड़ा इंडिकेटर आपने बता दिया। तो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। दीप कल मजबूत खुल रहे थे तब हमने सावधानी की राय दी, आपको 18,000 के नीचे मिला भी। आज मैं आपको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा साउंड कर रहा हूँ। मैंने 7-8 रीजन इसलिए बता दिए, उसके पीछे 2 रीजन है। जी सर। पहला रीजन तो ये कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन तो आप छोड़ न दें उन्हें पुणे दामों में। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके पास कैश है, आप अच्छे मौके ढूंढ रहे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पे आ चुके हैं जहां आपको खरीदारी करनी चाहिए। सिंपल। चलिए, तो फायदा उठाइए, मौका मिला है बाजार में, ऊपरी स्तरों से हुए हैं हल्के, अब वापस एंट्री का समय आ रहा है। कैसे देखें फिर सर आज के पूरे सेटअप को? ग्लोबल पॉजिटिव है, FIs के नेगेटिव हैं, DIs के पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव ही हैं और सेंटिमेंट नेगेटिव से इनकॉशियस से न्यूट्रल हुआ है और ट्रेंड पॉजिटिव है। चलिए, तो और ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल तभी होगा जब 17,850 17,950 की रेंज को आप तोड़े। वो मैं लगातार कल तो कई दिनों से कह रहा हूँ, न कल टूटा है न आज टूटेगा, अब आज तो टूटने वाला भी नहीं। अब आइए दिन का सपोर्ट जोन 17,950 18,125 जहां कल हम बंद हुए, यही सबसे पहले सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन नोट करके रखें 17,800 17,875 ब्लाइंड बाय जोन है, शॉर्ट कवरिंग जोन है। यहां पर आने पर किसी के इन्विटेशन का इंतजार न करें। जैसा आपको कल 17,950 पे कहा था, इन्विटेशन का इंतजार न करें, जब आए खरीद ले। 17,968 से घुमाए,
5-15 पॉइंट का तो एग्जैक्ट हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है। ऊपर में 18,175, 18,250 ये रेंज है, इसमें हम खुलेंगे। इसके बाद 18,325, 18,375 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। 18,375 के बाद हम देखेंगे कि निफ्टी आगे क्या करता है। देखिए दीप, मेरे ख्याल से सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी में हमको 18,377 की, ठीक है, और 18,477 अब तक की बेस्ट क्लोजिंग है जी, नहीं 18,418 की मिली है। तो 18,400 के ऊपर निकलने के बाद बढ़िया मजबूती बनने के संकेत आपके लिए आएंगे। तो ये आपके लिए रेंज हो गई ऊपर की, बड़ी बड़ी वाली जोन हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो जोन दे रहा हूँ आज बहुत दूर दूर के हैं दीप, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बैंक निफ्टी अगर हजार पॉइंट का मुंह दिखाएगा तो लेवल्स वैसे ही आएंगे, और ये एकदम लाइफ टाइम हाई लेवल है। सपोर्ट बहुत दूर है जी, 40,500, 40,600, आप बंद हुए 41,200, 700, 600 पॉइंट नीचे सपोर्ट, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं। 41,000 एक हल्का फुल्का सपोर्ट है जी, लेकिन मैं वो लेवल के तौर पे दे नहीं सकता। Correct. तो 40,500, 40,600 के पहले कोई सपोर्ट नहीं, और 40,200 से 40,325 ब्लाइंड बाय जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वहां पर आएगा नहीं 1000 पॉइंट नीचे तो डेफिनेटली खरीदारी बनेगी। ऊपर में कितना जा सकते हैं? 41,500, 41,600 अंदाज से दे रहा हूँ। 41,826 का हाई बनाया है। हाई रेंज जहां मुनाफा वसूली आ सकती है वो 41,800 से 42,000 की रेंज में होगी। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बड़े जोन। क्लियर है सर, तो नजर रहेगी इन सारे लेवल्स पर। अब बताएं आज के लिए जो ट्रेडिंग रेंज निकल कर आ रही है वो क्या है? 18,050, 18,250 ये निफ्टी की पहली ट्रेडिंग रेंज होगी, छोटी वाली। 17,950, 18,325 मीडियम रेंज है, और 17,850 से 18,375 तक की रेंज आप निफ्टी पर लेकर चले, यानी कि 250 पॉइंट की अपसाइड है और लगभग उतनी ही डाउन साइड भी, 250-250 पॉइंट की। 41,000, 41,500 बैंक निफ्टी की ये रेंज कोई डेटा से निकल कर नहीं है, वायदा कारोबार के डेटा से दिए, बाकी ऐसे कोई लेवल्स नहीं है। तो मुझे लगता है वायदा कारोबार में 41,000 सपोर्ट है, 41,500 हल्की रुकावट। सही रेंज जो मीडियम है वो 40,600 से लेकर 41,800 की निकल कर आती है, और बड़ी रेंज के तौर पर 40,500, 42,000 को लेकर चलें, 1,500 पॉइंट की ये रेंज आपके लिए रहेगी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। अब डेटा अगर समझें सर, कल के मूवमेंट में एफआईएस की पोजीशनिंग में क्या हुआ है? पीसीआर आप कह रहे थे अभी भी काफी कंफर्टेबल है। एफआईएस की डेटा मैं अभी यहीं पर आपको विस्तार से बता दूं। 2460 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है कैश में, जो कि बड़ी है। बिल्कुल। 326 करोड़ की, 28 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में की, तो नेट 2100 करोड़ के आसपास की बिकवाली है स्टॉक्स में। स्टॉक्स की बिकवाली भारी है, और इससे दो चीजें, और दीप 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे। दो चीजें समझ में आती है इन डेटा से। एक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट के लिए आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, अब से लेकर एक्सपायरी तक और हो सकते हैं। एक दो स्टॉक कोई खराब रिजल्ट आया गया, ये कहानी है इस रिजल्ट से। फौज में भी ऐसे ही देखा था। इस रिजल्ट सीजन की कहानी यही है। इसलिए आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रिजल्ट से रिलेटेड मैंने शायद ही, मुझे याद ही नहीं आता कि इस बार मैंने एक भी कॉल दिया है। नहीं दिया सर, एक भी नहीं दिया, नहीं दिया। क्योंकि मैं बहुत कॉशियस हूँ। क्योंकि रिजल्ट के वक्त क्या होता क्या है, हम कॉल देते हैं, कमाना 1-2-3% है। करेक्ट। लेकिन अगर कोई समझो रिजल्ट के बाद स्टॉक का मूवमेंट एडवर्स आ गया, क्योंकि रिजल्ट आप कभी प्रिसाइजली तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। और स्पेशली अभी के एनवायरनमेंट में पता चला सब कुछ ठीक आया और मार्जिन खराब आ गया। बिल्कुल, वही और वही हो रहा है। सो अच्छा, इतने हम मतलब अंतर्यामी तो है नहीं जी कि मार्जिन का भी एग्जैक्ट अंदाजा लगा लें। अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन सही लगाएं। तो इससे बढ़िया कि ना दें। इसलिए मैंने एकदम हाथ खींच रखा है कि रिजल्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा मैं आजकल ओपिनियन दे नहीं रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। तो रिजल्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स अभी भी हो सकते हैं, वो ध्यान में रखना है। इंडेक्स में जरूर पोजीशन लॉन्ग घटकर 60% के नीचे आई, 59%। धीमे धीमे एफआई उस रेंज में पहुंचे जहां पर वो बहुत ज़्यादा बेचते नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 59% ओवरसोल्ड हो गया, वो 50-52% के आसपास आए तब होता है। बिल्कुल, अभी भी है लॉन्ग्स, लेकिन धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं। स्टॉक्स का को ही लेकर एक थोड़ी समस्या कि ये कब बेचना बंद करते हैं। मुझे वही उसी मतलब मुझे आखिरी चीज वही देखनी है। बाकी मेरे पास है ना आगे बढ़ने के लिए सारे ट्रिगर्स हैं। बिल्कुल, बस एक यही चाहिए कि भाई तू बेचना बंद कर। वहां पर जिस दिन एफआईएस का हाथ थोड़ा रुका ना, आ जाएगा मार्केट। लोकल फंड ने कल बहुत बढ़िया काम किया, 2390 करोड़ की खरीदारी की, पहली बार ताकत दिखाई, और वही इसीलिए पैसा दे रहे लोग इस लो आप 18,000 के आसपास। तो 18,000 अच्छा लेवल। 18,000 से ज्यादा लोकल फंड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कई सारे स्टॉक्स जो बढ़िया करेक्ट हो गए। अगर आपको 250 रुपए में टाटा पावर अच्छा लग रहा था, 200-210 रुपए आता है, जो कि टाटा पावर जैसा स्टॉक 15-20% करेक्ट होता है, तो लेंगे ही ना। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको फंड्स के लिहाज से कंफर्ट आ रहा है। 5 करोड़ मेंबर्स हो गए एनएससी के, हो गए, बहुत बढ़िया। एनएससी को बधाई। 5 करोड़ और 1 करोड़ अभी 7 महीनों में जुड़े हैं,
थोड़ा योगदान आपका भी है। हम सभी नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। पिछले 1.5 सालों में लॉकडाउन में कई लोगों के घर, आज भी मैं किसी का मैसेज पढ़ रहा था, मुझे फेसबुक पे आया था, उन्होंने भेजा कि सर चैनल देख देख के आप लोग को फॉलो करके मैंने घर बुक किया है। अहमदाबाद से किसी का मैसेज था, एक नेहल मिस्त्री है, मुझे नाम भी याद आ गया। उन्होंने कहा हाँ तो हमने घर बुक किया इसे, तो ये सुन के अच्छा लगता है कि चलिए लोग पैसा बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान की स्टोरी है, हमारा समय है, हमारे समय में हम पैसा ना बनाएं, खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स बना के चले जाएं, इसमें क्या मजा है। एग्जैक्टली ये सब कुछ हमारा है, हमारी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे देश के मैन पावर, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर है। ऐसे में हमारे देश के इन्वेस्टर्स क्यों पीछे रहे। बिल्कुल। सो अगर लोगों का पैसा बनाए तो ये सुनकर अच्छा लगता है। और मैं बोलूँगा 5 करोड़, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, सेलिब्रेशन की बात है, बड़ा नंबर है। बिल्कुल ये 5 करोड़ नहीं, ये सेलिब्रेशन तो 50 करोड़ 50 करोड़ पे। और तब है ना वो ताकत बनेगी जो मैं बार बार कहता हूँ, तीसरी महाशक्ति। और दीप आप याद रखिएगा जी, 10 साल बाद आप और हम साथ होंगे 100%, और तब आप देखिए ये नंबर 50 करोड़ आपको दिखेंगे। बिल्कुल बड़ा हो जाएगा सर। तब कहेंगे कि हाँ अब बात है कि हमारी भी ताकत है, और तब हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर पर डिपेंड, आज भी वो तो कमी होगी डिपेंडेंस तो, करेक्ट। हमारे लोकल फंड किसी भी एफआई से बहुत बड़े हो चुके हैं, राइट। 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी म्यूचुअल फंड की। सो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा ये एडिशन जो हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस वक्त पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जी, तब वो पैसा स्टॉक मार्केट से लोगों ने कमाया। तो बधाई एनएससी को भी, एनएससी के साथ साथ बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, सारे, इवन मैं कहूँगा कि न सिर्फ ये बल्कि सारे ब्रोकर्स, बिल्कुल सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और सारे बिजनेस चैनल्स और बिजनेस मीडिया के सब इसके हकदार हैं। तो हमारे जितने इस बिजनेस मीडिया में हमारे सहयोगी हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, सब ने अपने अपने तरीके से अच्छा काम किया है। बिल्कुल। और सारे ब्रोकर्स ने लोगों को एजुकेट किया है, तो म्यूचुअल फंड ने सबने एजुकेट किया। सबको बधाई है इस लैंडमार्क पर। जॉइंट सेलिब्रेशन है सर हमारी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया ये डेटा आ रहा है। जो आप कह ही रहे थे कि बात की, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट है। पोजीशंस पे आए, पीसीआर तो आपने कह ही दिया सर ओवरसोल्ड है और एक अच्छा संकेत है आज का। पोजीशंस पे आए तो क्या करना है फिर मौजूदा पोजीशंस? 17,950 ये आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, उम्मीद करें आज भी नहीं होगा। 40,500 बैंक निफ्टी का मूव करके मैं 40,000 से 40,500 लाया हूँ, कल भी नहीं हुआ, आज भी यही है। आज थोड़ा ऊपर 500 पॉइंट किया है, फिर भी दूर है 700 पॉइंट, लेकिन ठीक है। अभी अगर किसी को वाकई में बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है ऑनेस्टली, तो 41,000 का कर ले। ओके। और 500 पॉइंट ऊपर कर ले। देखो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा 41,000 का रखिए, लेकिन मैं डेटा के हिसाब से जाता हूँ। डेटा कह रहे हैं 40,500 आता है, तो वही बता। तो आपको मेरी सुननी है, डेटा की सुननी है आप ज़्यादा। मतलब मेरा दिल ये कह रहा है कि 41,000 का रखना चाहिए, दिमाग कह रहा है 40,500 का। दिल और दिमाग की कश्मकश बहुत चलती है। पर ठीक है सर, 2% से कम का है, परसेंटेज वाइज देखें तो 2% से कम का है, उतना तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, अब बड़े मूव के बाद शॉर्ट साइड पर 18,400 ये आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। थोड़ा दूर है, यही रखिए। 41,500 बैंक निफ्टी का यहाँ छोटा दिया है। अगर आपको रखना है बड़ा, 41,826 का हाई है, वहां भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा छोटा ही रखिए। ट्रेंड चूंकि तेजी का है तो तेजी वाले स्टॉप लॉस आपके दूर नहीं होने चाहिए। मंदी वाले फिर भी दूर हो सकते हैं कि एक बार नीचे आया और वापस रिकवर कर जाता है। सो स्टॉप लॉस भी किधर दूर का लगाना है, किधर नजदीक का लगाना है, ये समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर नजदीक का स्टॉप लॉस। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर आए। नई पोजीशंस कैसे बनाए? खरीदे 17,950, 18,050 कली की तरह आज भी निफ्टी मिले तो उस रेंज में जरूर खरीदेगा। 17,800 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 18,125, 18,175 दो छोटे टारगेट, 18,250, 18,300 अगले दो टारगेट के लिए आपको इस रेंज में करनी है खरीदारी। और जाहिर सी बात है 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत है, तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स को इंतजार नहीं करना है उस रेंज का। 17,950 कल के लोज के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, खरीद लीजिए। 18,200, 250 पहला टारगेट होगा, 300 मीडियम टारगेट, 375, 425 थैंक यू वेरी मच फाइनल टारगेट। और राय ये होगी दीप की एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर ही ट्रेड कर लें, इंतजार न करें। अगर आ जाए नीचे तो और ऐड कर लें। ओके। तो पहले अगर गैप से न खुले तो खरीद लें। ठीक है सर। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, शौक फरमाएं। बेचने के लिए अच्छी रेंज जो है 300 के आसपास की बनती है, तो 300 से बेचने का मन बनाए। 375 सबसे बढ़िया लेवल है जहां अगर मौका मिले तो बेचे। तो 300 से 375 की रेंज में बेचना शुरू करें। 500 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 18,500। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 18,250, 18,200 छोटे टारगेट हैं। 18,175, 18,125 मीडियम टारगेट है। बहुत हो गया तो 18,050 तक के
ये है आपके लिए बिकवाली की राय बैंक निफ्टी में। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बड़े गैप मिल जाए, बेचना ही चाहते, अरे 18,250 ही खुल गया सीधा, मैं तो बेचूंगा, बेचिए 18,250 पे, 18,300 आए तो और बेचिए। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 18,400 का। 18,400 के ऊपर शॉर्ट न रहे। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 18,050, 17,975, 17,900 और 17,850 के अगर आए तो ये बनेंगे। ठीक, सिंपल। चलिए, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशन से। बैंक निफ्टी पर सर? बैंक निफ्टी यहाँ पर राय सीधी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए पहले। निफ्टी में भी जैसा मैं कह रहा था कि एग्रेसिव ट्रेडर्स के हिसाब से करें खरीदारी का। बहुत दिनों बाद एग्रेसिव ट्रेडर्स को मैं पहले राय दे रहा हूँ खरीदने का। आज भी निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 41,000 के थोड़ा नीचे लगा ले, 40,900 पर। ठीक है, 50 पॉइंट कभी कभार है ना ट्रिगर हो जाता है ऐसे कभी, इसलिए 40,900 का मैंने बोला है। वैसे स्टॉप लॉस 41,000 का, 40,900 लगाए। 41,450, 650 ये दोनों लेवल अंदाज से दिए हैं। 41,800 का लेवल है और फाइनल 41,950 तक के बनते हैं। ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। जो पैसिव ट्रेडर्स हैं वो इंतजार करें 40,500, 40,600 की रेंज में आने का। आएगा नहीं, अगर आए तो उस रेंज में खरीदारी कीजिए बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस 40,300 का होगा। टारगेट 40,800, 41,000, 41,200 ये टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी। सिंपल। ठीक है सर। और जो लोग बेचना चाहते हैं दीप, लाइफ हाई के आसपास बेचे, 41,800, 42,000 की रेंज में बेचेगा। 42,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 41,550, 41,200, 41,050 ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारे के लेवल। आज देखो लेवल में सब बड़े बड़े आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट भी देखो 550 के बाद सीधा 200, 350 पॉइंट, यानी कि लगभग 1%। लगभग 1% का लेवल है। चलिए, तो कल की बड़ी मूव के बाद बड़े लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। सर, बैन लिस्ट कम हो गई है, ये अच्छा एक संकेत माने इसे कि थोड़ी मार्केट के मूव ना एक्सपायरी नजदीक आ रही है ना, निकलेंगे ना बाहर, निकलेंगे। हाँ, एक्सपायरी नजदीक आ रही तो क्या होता है कि आप रोल ओवर ना कर पाए कराएं, या फिर ऑप्शंस में जो सपोज आपने कोई कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है किसी स्टॉक का और उसमें कॉल ऑप्शन की प्रीमियम रहेगी 50 पैसे, तो अब आप 4 दिन और उसको होल्ड करोगे, मार्जिन अटका के रखोगे, मिलेंगे तो 50 पैसे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, तो फिर वो ऑप्शंस की पोजीशन जो धीरे धीरे कम होती है ना, उसका फर्क पड़ रहा है। खाली एफएनओ के डेटा वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। एक ही लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहता हूँ। तेजी कल ही की तरह आज भी 18,200 से गिननी है। जब तक आप 18,200 को पार न करें, कल एक बार के लिए 240 का 240 एक बार 2 बार क्या था, एक बार सुबह वापस भी गया, दोबारा भी गया, लेकिन 18,200 के ऊपर टिक नहीं पाया। आज भी 18,200 इंपॉर्टेंट है। क्यों है? 62 लाख शेयर हैं कॉल्स में, जब तक 18,200 पार करके ना टिके तब तक आप मजबूत नहीं है। 75 पॉइंट बढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, तेजी में नहीं आने का। अच्छा, तब तक नहीं है। 18,200 से ही गिनने का। कल भी यही फॉर्मूला काम आया, आज भी यही काम आएगा। 18,000 के नीचे ही मंदी गिनने का। मंदी भी 18,000 के नीचे, 125 पॉइंट कमजोर हो जाए तब भी डरना मत। सो 18,000, 18,200 की रेंज वेट एंड वॉच वाली है। ओके, बस ये ध्यान में रखिए। ठीक है सर। और उसमें भी अगर आपको एक्स्ट्रापोलेट करना है, 40 पॉइंट ऊपर 18,240 हुआ था तो 18,250 गिन लीजिए। 40 पॉइंट नीचे यानी कि 17,968 हुआ था तो 50, यानी 17,950, 18,250 ब्रॉडली रेंज आ गई आपकी निकल कर। अब आप देख लीजिए बैंक निफ्टी में सिंपल है, 41,000, 41,500 हल्की फुल्की रेंज है। इसके पार जिस तरफ निकले 300 से 500 पॉइंट। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए, पॉजिटिव संकेत हैं और काफी सारे फैक्टर्स भी अनिल जी ने आपको समझाए हैं जो बाजार का मूड माहौल सुधारते हुए आपको दिखेंगे। जानते हैं फिर आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स, नतीजों का एक्शन और ब्रोकरेज रेडार भी। हमारे साथ हैं मानसी, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। नतीजों से शुरुआत करूँ। कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स आज आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वंस। कुछ चुनिंदा जो नंबर्स हैं, ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, हाइकल, IRB इंफ्रा, जिंदाल स्टेनलेस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, सियाराम सिल्क, सिम्फनी जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार रहेगा। PI इंडस्ट्रीज जिसके नतीजे आज आने वाले थे, एक अपडेट है, ये रीस्केड्यूल हो चुके हैं। 12 नवंबर को आप PI इंडस्ट्रीज के रखेंगे। इसके अलावा गोदावरी पावर एंड इस्पात 1:1 बोनस इशू के आज एक्स डेट है। वोडाफोन, आइडिया और साथ ही भारती एयरटेल पर नजर रखिए। पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पेनाल्टी केस की आज सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा जील इन्वेस्को केस की भी हियरिंग आज है जिसके ऊपर नजर रहेगी। वहीं शिवा सीमेंट एक बोर्ड मीट होने जा रही है वॉलंटरी डीलिस्टिंग को लेकर। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज और IRB इंफ्रा दोनों कंपनियों की पूंजी जुटाने को लेकर आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है, इन बोर्ड मीट्स पर नजर रहेगी। वहीं प्राइस बैंड पनेशिया बायोटेक का चेंज हुआ है, 10% से अब 5% हो चुका है। HUL, इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी और नेस्ले ये आज के दिन एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। आई कुछ
नतीजों के बारे में भी जाने वरुण के साथ। वरुण, मॉर्निंग बताएं। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग दीप। नतीजों से पहले कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले तो टाटा मोटर्स यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि JLR का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे चिप की कमी के चलते इन्होंने अपना उत्पादन जो है उसको घटाया है। स्लोवाकिया और यूके में 25 से 29 अक्टूबर के बीच में कोई भी उत्पादन जो है वो नहीं करने का फैसला लिया है। वही एयरलाइन स्टॉक जो है वहाँ पे आप फोकस रखिएगा, क्योंकि एयर फेयर जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। दिवाली का जो एक हफ्ता है उसमें हवाई किराया जो है वो दुगना हो चुका है, और दुगना हुआ है 2019 के लेवल से, यानी कि प्री कोविड लेवल से भी ये दुगना हो चुका है। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि DOT ने AGR की नई परिभाषा जो है उसको नोटिफाई किया है। 1 अक्टूबर से नई परिभाषा लागू होगी। AGR की परिभाषा से गैर टेलीकॉम आइटम हटाए जाएंगे और टेलीकॉम कंपनियों को कुल आय का लगभग 10% हिस्सा जो है वो गैर टेलीकॉम आइटम से आता है। इसके लिए कहीं ना कहीं टेलीकॉम स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों ने 5G ट्रायल की जो समय सीमा है उसको नवंबर 2022 तक बढ़ाने की अर्जी दी है। 26 नवंबर 2021 को 5G ट्रायल खत्म होने की समय सीमा जो है वो थी। CDSL और BSE पे नजर रखिएगा, क्योंकि NSE में निवेशकों की संख्या जो है वो 5 करोड़ के पार जा चुकी है। 7 महीने में करीब 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। कुछ नए IPOs मार्केट को हिट करने वाले हैं। फिनो पेमेंट बैंक का जो IPO है 29 अक्टूबर को खुलेगा, 2 नवंबर के बंद होने वाला है। ये प्राइस बैंड जो है 560 से 577 का है। और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो IPO है उसको सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। 988 करोड़ के आसपास जो है ये जुटाने वाले हैं। वही आनंद राठी वेल्थ को भी सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, 1000 करोड़ के आसपास ये जुटाएंगे। और एक इनसाइडर ट्रेड भी है। DCM लिमिटेड में प्रमोटर वेद प्रकाश ने 21 अक्टूबर को खुले बाजार से करीब 70,400 शेयर जो है वो खरीदे हैं। हिस्सेदारी 5% से बढ़ के 5.38% आ चुकी है। तो ये वो खबर वाले स्टॉक से नतीजे देवांशी बता देंगे। चलिए तो जानते हैं कुछ नतीजे देवांशी के साथ भी। मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने मिला है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 40% तक की बढ़त है। साथ ही जो मुनाफा है वो भी इस बार दुगना होता हुआ दिखा है। 14 करोड़ था, वहां से बढ़कर 45 करोड़ तक का जो मुनाफा है वो कंपनी ने पोस्ट किया है। एसेट क्वालिटी आप देखिए, ग्रॉस स्टेज 3 जो एसेट्स हैं उनके, यानी कि ग्रॉस NPAs 1.9% थे, वहां से घटकर 1.7% हो चुके हैं। और साथ ही जो नेट NPAs हैं वो भी 1.4% थे, वहां से घटकर 1.2% हो चुके। कलेक्शन एफिशिएंसी में इस बार सुधार देखने मिला है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज नंबर्स अच्छे हैं इस बार। आप देखिए इनकी जो आय है उसमें हमने देखा है 23% तक की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 19% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और जो मार्जिन हैं वो भी इस बार करीब 45% पे आते हुए दिखे हैं, जो स्टेबल हैं। और जो मुनाफा है वो 20% तक बढ़ता हुआ दिखा है। इसके साथ ही जारखंड प्रकाशन नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं इस बार। इनके जो कामकाजी मुनाफा है वो 137% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स आप देखिए 15% थे, वहां से जंप करके 25% पे आए हैं। आय में इस बार 40% तक का जंप है। और मुनाफा आप देखिए 5 गुना होता हुआ दिखा है। 10 करोड़ था, वहां से बढ़कर 70 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का जो जंप है वो इस बार आता हुआ दिखा। वर्धमान स्पेशल स्टील, यहाँ पे भी आपको फोकस करना है। नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो 36% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार 173% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 24 करोड़ पे आया है, 9 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन इस बार 8.5% से बढ़कर 14% पर आते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफे में भी एक बड़ा जंप है। इन ऑल नंबर्स काफी शानदार इस बार आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो यह आपके लिए कुछ नतीजे, और कुछ और नतीजों के लिए बस कुछ ही देर में हम चलेंगे वरिंदर बंसल के पास भी रिजल्ट एक्सरे के लिए। पर आइए उससे पहले एक बार ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए टेक महिंद्रा यहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और सबकी तरफ से एक ही कहना है कि रेवेन्यू जो प्रकार से कंपनी ने रिपोर्ट किए काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। मार्जिन अच्छे हैं, डील मोमेंटम बढ़िया है, जिसके चलते आप देखिए कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिनका भरोसा स्टॉक पर बढ़ते हुए नजर आया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 1670 से बढ़ाकर सीधे 1900 रुपये कर दिया है। CLA से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 1600 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1720 रुपये कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो सिटी ने भी खरीदारी की राय दी है, 1655 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1765 कर दिया है। 1940 से 1980 किया मैक्वायरी ने लक्ष्य को। और JP मॉर्गन देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1600 से लक्ष्य को सीधे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। करीब 1524 की जो है कल की क्लोजिंग है, यानी जो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा है नतीजों के बाद काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन कोलगेट इस स्टॉक पर नजर रखिए, कल सुस्त नतीजे पेश किए थे बाजार के दौरान। आज लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ने जो टारगेट है इसे कट किया है।
क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य घटा है 1890 से घटाकर 1750 रुपए कर दिया है। वहीं सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखे हुए, लेकिन लक्ष्य जो है इन्होंने भी काटा है, 1940 से काटकर 1735 रुपए का कर दिया है। वहीं सिटी भी देखिए तो इन्होंने भी जो लक्ष्य है वो 1625 से घटाकर 1490 कर दिया है। 1532 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं आप देखें तो एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3150 रुपए के लक्ष्य के लिए। रामको सीमेंट सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, कहने की नतीजे खासतौर पर कामकाजी तौर पर देखें तो इनके अनुमान से बेहतर आए, जिसके चलते आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। और जो लक्ष्य है वो यहाँ पर इन्होंने 1065 रुपए का दिया है, करीब 942 की जो है कल की क्लोजिंग है। टाटा कंज्यूमर पर भी नजर रखिए, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्विस ने जो है न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है 810 से बढ़ाकर सीधे 840 कर दिया है। इंडस टावर पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 340 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए खरीदारी की राय दे रहे 330 रुपए का लक्ष्य दिया है। और अंत में न्यूजन सॉफ्टवेयर, यहां पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ा है 765 से बढ़ाकर 790 कर दिया है, करीब 597 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको दिखेगा आज एक्शन। टेक महिंद्रा पर दमदार अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। और सबसे पहले शुरुआत शर्मा साहब आपसे। पहले तो शर्मा साहब आपको सेकंड इनिंग की बहुत बहुत बधाई। पता है कि नहीं पता है? नहीं सर। शर्मा साहब, मैं वो अंग्रेजी वाला शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हुए हैं शर्मा साहब। अच्छा। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद अब सेवा मुक्त हो चुके हैं। तो अब वैसे भी खैर जिंदगी पूरे आनंद से जीते थे, हमेशा अपनी शर्तों पे जीते थे, अब और ज्यादा खुलकर जिएंगे। तो शर्मा साहब, सेकंड इनिंग शुरू हो रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, बहुत बहुत बधाई सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बेसिकली ये मेरी फर्स्ट इनिंग्स है। ओह वेरी गुड। जॉब मैं इन्वेस्टमेंट पहले से करता था और वही मेरा ऑब्जेक्टिव था, और भगवान की कृपा हुई कि कैनफिना कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में मौका मिला काम करने का, और फिर वहां से पूरे 31 साल कैपिटल मार्केट में निकल गए। तो अनिल जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये उनको लगेगा कि अचानक ये गायब हो गए हैं, शर्मा जी कहाँ गए हैं, तो कोई स्पेकुलेशन ना हो, इसलिए बताया कि भाई हमारा ये जो रेगुलेशन होता है आप सभी जानते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रेगुलेशन होता है। एग्जाम हम देते हैं पर रेगुलेटेड हमारा सेबी के साथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मेरा इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का जो एक चैनल था वो उनके नाम से रजिस्टर्ड होता है। तो मुझे वापस एग्जाम तो मैंने देना नहीं है, मेरे पास पहले से है, मैंने दिया हुआ है, पर रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा। उसके बाद हम बाकायदा आपसे प्रोग्राम में वापस आएंगे और जोर शोर से आएंगे। और जी हमारा चैनल है, अनिल जी ने बताया, तो मैं इस पे वापस आऊंगा अपना रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। सर तब तक हम आपसे ब्रॉडर मार्केट पर और बाकी सब चीज़ों पर आपसे राय लेंगे ही। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर हम सीमित रहेंगे। बताएं सर एक बार बाजार पर आपका व्यू। मेरा व्यू ये है सर कि इस वक्त मार्केट थोड़ा सा वीकिश है, और इस जब तक कोई लेवल जो आपने बताए हैं 17,950 नीचे के लेवल पे, 18,250 ऊपर के लेवल पे, निफ्टी पे तो हम बोल ही सकते हैं। तो जो आपने लेवल बताए हैं वो बिल्कुल सही है, वो टूटे उसके बाद में ही सोचा जाए। तो मार्केट थोड़े वीक लगते हैं, और एक आम इन्वेस्टर की दृष्टि से ये देखना चाहिए कि भैया आप दूसरे स्टॉक में शॉर्ट करने जाओगे, शॉर्ट नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टर। आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टर क्या कर सकते हो, आपके पास जो शेयर हैं उनमें चाहो तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। वही स्टॉक जब नीचे मिले तो उसको ले लो, बॉटम ढूंढने की कोशिश न करें। 10% भी आपने अपने स्टॉक में बचा लिया तो बहुत होता है। और मार्केट यहाँ तो नीचे रहने वाले हैं नहीं हमेशा, दिवाली के बाद या उसके बाद या अप्रैल तक तो पक्का अच्छा खासा नया एक बार मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप निवेशित रहें, पर अपने स्टॉक में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे करते रहें, मुनाफा वसूली करते रहें। और जाहिर सी बात है आप बाय सेल नहीं देंगे, हम आपसे स्टॉक्स पर व्यू लेंगे, डायरेक्शन लेंगे, लेवल्स नहीं पूछेंगे तो जब तक की रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी फॉर्मेलिटी हो जाए। आइए किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। दीप मॉर्निंग। मेरा बाय करने की सलाह होगी ओएनजीसी पे।
161 का क्लोज है, 155 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 169 170 के टारगेट्स गुरुवार तक बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है MRPL पर, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ देखा हमने। 54 का लेवल पार हुआ, कप विद हैंडल पैटर्न बना है, रनवे गैप है। तो अनिल जी MRPL बाय करके चलना है, स्टॉप लॉस रखें 54 से थोड़ा नीचे, और ऊपर जो लक्ष्य है वो 58 रुपए का, 58 रुपीज का पहला टारगेट है, और इवेंचुअल टारगेट 62 रुपए का है। तो मुझे लगता है MRPL 62 रुपए की ओर बढ़ रहा है, बाय करके चलने की राय। ओके, 58 और 62 ये है वो लेवल जिस पर आपको रखनी है नजर, 54 का स्टॉप लॉस। और आप क्या खरीदेंगे बंसल जी? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपसे एक सवाल है, और अनिल जी सवाल का आंसर अनिल जी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से दीजिएगा। अमूमन अनिल जी बिजनेस कम्युनिटी के जितने लोग होते हैं, स्पेशली जो मीडिया से जुड़े होते हैं अनिल जी, प्लेन शर्ट पहनते हैं लाइट कलर की, उसके ऊपर टाई पहनते हैं। अनिल जी ये बॉलीवुड स्टाइल की आप आज ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आए हैं, और अनिल जी इस तरह की डार्क कलर की शर्ट पे ना टाई का कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है। ये बॉलीवुड के जो लोग होते हैं अनिल जी, इनके पास तो अनिल जी मतलब कि अलग तरीके के सेट ऑफ लोग होते हैं, इंग्लिश वाले, मतलब कि वो मैचिंग करते हैं। हाँ। तो ये मैचिंग अनिल जी आपने खुद करी है कि मतलब कि टीम ने करी है? बिल्कुल अनिल जी चमक रहे हैं आप। नहीं, पहली बात तो ये बताओ, मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है, आप क्या मुझे बॉलीवुड स्टार से कम समझते हैं? बंसल जी नहीं देखिए अनिल जी, ऐसा है कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं ना अनिल जी, जैसे अब चलिए मान लिया देखते हैं अनिल जी, आप मुझे ना भी समझते हो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए इतना देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, तो हमारे पास टीम है भाई, हमारी स्टाइलिस्ट है राधिका, वो जो कपड़े सेलेक्ट करके लाती है हमारे लिए बड़े लाजवाब होते हैं, और वो जो हमें देती है दीप, और हम वही पहनते हैं। बिल्कुल जी। शर्मा जी कुछ कह रहे? जी शर्मा साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया आपका फिल्म स्टार के साथ, लेकिन एक उनसे लाइफ आपकी टफ है अनिल जी, हम सबकी टफ है, बिकॉज जो एक फिल्म स्टार होता है उसकी एक फिल्म आती है साल में, उसकी 3-4 फिल्म आती है, 2 फिल्म आती है। आप तो रोजाना घंटे दर घंटे आप जज होते हैं, यू आर ओनली गुड एज योर लास्ट कॉल। एब्सोल्युटली, ये लाइफ टफ है। कपड़े तो भारी वो चीज है, अंदर की जो आत्मा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपके विचारों के लिए धन्यवाद बंसल जी। बताएं सर, अब आप आज का पिक ऑफ द डे। देखिए पहले तो अनिल जी कल के पिक ऑफ द वीक पर अनिल जी अपडेट है। कल का पिक ऑफ द वीक जो था उसके टारगेट कल में अचीव हो गए, एक्सिस बैंक था, और आज जो पिक ऑफ द डे लाया हूं वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है, 166 का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे नजर रखनी है 180 के स्तरों पर। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, जैसे ही 180 के लेवल्स टूटेंगे तेजी से भागेगा, तो 166 के स्टॉप लॉस के साथ हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदना है, और एग्रेसिवली खरीदना है जब 180 के लेवल टूटे। 195 का टारगेट है सिटी यूनियन बैंक में। ओके, तो ये है 180 और उसके बाद 195 बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी सिटी यूनियन बैंक में। अब तो वायदा कारोबार का हिस्सा भी बन चुका है। आइए मुलाकात करते हैं वरिंदर बंसल से, एक और बंसल जी के बाद दूसरे बंसल जी। वरिंदर, रिजल्ट एक्सेल का है वक्त। गुड मॉर्निंग वरिंदर। वैसे तो मुश्किल काम होगा, अच्छे नतीजे ढूंढना आजकल कम मिल रहे हैं, फिर भी अगर है आपकी लिस्ट में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, बताएं पहले। सर गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। सर ऐसा हो रहा है ना कि आजकल जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं वो एक आधे ही आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो वो 5-10% का मूव आता है स्टॉक्स में, जैसे कल आईसीआईसीआई बैंक के साथ हुआ। सो यू कैन क्लियरली मेक एक स्टैंड आउट कंपनी है, और आज एक स्टैंड आउट कंपनी, सर 3 नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही बोलूंगा, वो है टेक महिंद्रा। आई थिंक टेक महिंद्रा नंबर्स बहुत अच्छे आए। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल वर एंटिसिपेटिंग के नंबर्स अच्छे आएंगे, बट सर इसका वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल है। एक्चुअली टेक महिंद्रा ने ना बहुत टाइम से परफॉर्म किया ही नहीं है सर, यू नो दैट इज व्हाई वो हमेशा रेस के पीछे रह गया व्हेन यू कंपेयर विद अदर मिड कैप आईटी कंपनीज। 20 टाइम्स पे ट्रेड करता है स्टॉक, और आप नंबर्स देखिए सर, एक ही नंबर है जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 6.4% आया, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ 4% आएगा। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट सीक्वेंशियल ग्रोथ इस कंपनी ने जो देखा है एटलीस्ट लास्ट 10 साल में।
सो आप देख सकते हो किस तरीके से सर ये ना कंपनी बहुत कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन सेक्टर में है, तो कम्युनिकेशन सेक्टर एक तरफ ना थोड़ा सा लैग कर रहा था जहां पे ये लोग काम करते हैं। बट अभी जो रिसेंटली डील विंस हुआ, आई थिंक इन्होंने कुछ 600 मिलियन डील्स जीता है लास्ट 2 क्वार्टर में, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस दे रहा है बहुत इन्वेस्टर्स को कि आगे जाके इस कंपनी के साथ अच्छा होगा। मार्जिन सर स्टेबल रहे हैं, बड़े उन्होंने वेज हाइक भी ली है, सो आपको देखना पड़ेगा कि इवन इन स्पाइट ऑफ टेकिंग वेज हाइक्स इनका मार्जिन स्टेबल रहा है। तो एक ही कंपनी सर मैं जो बोलूंगा कि जो बहुत तोड़फोड़ रहा है, आई थिंक व्हिच कुड बी स्टॉक ऑफ द डे इज टेक महिंद्रा। और मैं देने की सोच भी रहा था स्टॉक ऑफ द डे में दीप, लेकिन मुझे पता है कि वो खुलेगी 4-5% ऊपर, तो इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मौका ना मिले शायद लोगों को गैप से खुलना। हालांकि उसके बाद भी बढ़ सकता है। 11 बजे सुनेगा मैनेजमेंट से, नतीजे आपके सामने, आउटलुक बताएंगे सीपी गुरनानी साहब और रोहित आनंद साहब आपके चहेते चैनल जी बिजनेस पर। बताएं तो फिर थोड़ी लंबी लिस्ट होगी कमजोर नतीजों की, वरिंदर? यस सर है, बट आपने बोला 3 ही स्टॉक्स दे रहे हैं इस बार, तो 3 ही स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूं। सबसे पहले कंसाई नेरोलैक सर, आई थिंक एशियन पेंट्स ने बताया था हमें कि कंसाई नेरोलैक के नंबर्स भी गंदे आएंगे। आपको याद होगा कि एशियन पेंट्स का ग्रॉस मार्जिन सर कुछ 900 950 बेसिस पॉइंट कम हुआ था। सो कंसाई नेरोलैक तो अगर लीडर ऐसा कर रहे हैं तो यू विल सी द सेम इंपैक्ट हैपनिंग ऑन अदर्स एज वेल। आप देखिए सर 17% अगर सेल्स ग्रोथ हुआ है, बट एबिटा 40% नीचे आया है। मैं बार बार एक चीज बोलूंगा सर इस नंबर्स में कि आप एबिटा मार्जिन से ज्यादा इस बार ग्रॉस मार्जिन देखिए, ग्रॉस मार्जिन ज्यादा जरूरी है। ग्रॉस मार्जिन सर इस बार इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हुए ऑलमोस्ट 10%, मगर 10% YoY और सीक्वेंशियली 5.5%, मगर इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ ग्रॉस मार्जिन में। आई थिंक दिस इज द लोएस्ट इन मेनी क्वार्टर्स। एशियन पेंट्स का भी सर जिक्र करना जरूरी है कि उसका भी 9-9.5% ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ये पेंट कंपनीज में दोनों में ये हो रहा है, क्रूड जब बढ़ता है, रॉ मटेरियल जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको ये इम्पैक्ट दिखेगा। इसमें एक ही अंतर है सर, अगर आप एशियन पेंट से कंपेयर करते हो तो एशियन पेंट उतना इंडस्ट्रियल सेगमेंट में नहीं है जितना ये कंसाई नेरोलैक है। तो कंसाई नेरोलैक का जो डोमेस्टिक हुआ, जो डेकोरेटिव सेगमेंट हुआ बहुत अच्छा कर रहा है, बट इंडस्ट्रियल अभी भी हैम्पर कर रहा है इसको सर। 50 टाइम पे डेट कर रहा है, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है जब आप इतने एक्सपेंसिव होते हो। तो कंसाई नेरोलैक। दूसरा सर सीएट, अगेन सर सीएट का ये बोलूंगा कि सेल्स अच्छे थे, बट अगेन हिट ऑन मार्जिन, और ये एक्सपेक्टेड है सर मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज में, टायर कंपनीज में। आप देखिए सर सेल्स 24% ऊपर थी सीएट की, बट ग्रॉस मार्जिन सर 47% से 37% आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट 10% ग्रॉस मार्जिन उठ चुके हैं। एबिटा मार्जिन आपको उतने खराब नहीं दिखेंगे, एबिटा मार्जिन के 9% पे ही है सर, और आई थिंक सम 5 बेसिस पॉइंट नीचे है, 5% नीचे है YoY, क्योंकि सर एम्प्लॉय कॉस्ट इनका कम हो गया है, अदर एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। अगर इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस को कर्टेल ना किया होता ना सर, तो सीएट के मार्जिन को 6-7% रहते। सो इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन भी किया है, बट फिर भी एबिटा मार्जिन इतने कम हो गए हैं। सर आपको याद होगा मैंने बोला था टीवीएस मोटर मुझे क्यों बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज इतने इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में अगर आपने मार्जिन बढ़ाए हैं, सस्टेनली बढ़ाए हैं, तो बहुत अच्छी बात की है। उस तरीके से टीवीएस मोटर बहुत अच्छा था। तो सीएट के नंबर्स एज आई सेड सेल्स अच्छे हैं बट मार्जिन खराब थे। एचडीएफसी एएमसी सर तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरे हिसाब से वीक रहा सर। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि यूएस में जो नंबर ऑफ ईटीएफ्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ स्टॉक से। तो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है ना ग्लोबली बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो आप देखेंगे कि जो लोग हैं ना वो म्यूचुअल फंड में कम डाल रहे हैं और जो ईटीएफ्स वो ज्यादा ले रहे हैं। आप एचडीएफसी एएमसी का देखिए सर, एक ही कंसर्न मुझे बार बार जो दिखता है मतलब मोस्ट ऑफ द एएमसीज में कि उनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है बार बार, और लोग जो है वो खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओवरऑल एयूएम देखिए या इक्विटी एयूएम मार्केट शेयर देखिए सर, इसका 50 बेसिस पॉइंट क्वार्टर नीचे आया है ओवरऑल एयूएम, और इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को 70 बेसिस पॉइंट क्वार्टर कम हुए हैं। तब कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब ऑनेस्टली इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो कंपेयर टू हाउ अदर कंपनीज आर ट्रेडिंग एट, बट सर मार्केट शेयर लूज कर रहा है हर क्वार्टर, तो दैट इज अ कंसर्न। सो 3 कमजोर रहना चाहिए सर, कंसाई नेरोलैक, सीएट और एचडीएफसी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कमजोर नतीजों की लिस्ट लंबी होती हुई नजर आ रही है। आज भी नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन है। 4 निफ्टी की कंपनियां हैं, 6 वायदा कारोबार की कंपनियां, 10 तो ये बड़े हो गए। इसके अलावा लंबी लिस्ट है कैश मार्केट के स्टॉक की, तो आपको आज भी बहुत सारा काम करना है। कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे रिजल्ट्स अपडेट्स देने के लिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज का रिजल्ट एक्सरे, और कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में रहेंगे। ग्लेनमार्क पर भी रखिए नजर। अभी खबर आ रही है भारत में एंटी डायबिटीज की दवा इन्होंने लॉन्च करी है। रेमोजिन एमवी और रेमो एमवी ब्रांड के तहत इस दवा का लॉन्च किया है। तो ग्लेनमार्क भी आज एक काउंटर है जो आपके फोकस में रहना चाहिए। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं सुमित जी का। सुमित जी बताएं पिक ऑफ द डे सर।
गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। दीपांशु देखिए, मार्केट्स के अंदर आज एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए और आज अगर क्लोजिंग अच्छी मिली तो इस हफ्ते में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए स्टॉक बाय साइड का है और बाय साइड का स्टॉक है फार्मा सेक्टर में एक एक करके लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा है और ये फार्मा सेक्टर में अब एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो सन फार्मा के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 790 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 830 रुपए से लेके 840 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से सन फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सुमित जी को पसंद है सन फार्मा, मोदी जी को क्या पसंद है वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग मोदी जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल देखिए, पिक ऑफ द डे में एक बैंक स्टॉक ही सेलेक्ट किया है, सिटी यूनियन बैंक। लॉन्ग करके चलेंगे। डेली चार्ट्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है। ब्रेकआउट तो मिला ही मिला है, साथ में एक अच्छी चीज नजर आई है। जून 2021 के बाद लास्ट 4 महीने में कल के सेशन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, बाइंग देखने को मिली है। हमें लगता है आज के सेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 183 के टारगेट्स के लिए सिटी यूनियन बैंक को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 171 का। बंसल जी के साथ साथ मोदी जी को भी पसंद है सिटी यूनियन बैंक, कब CUB। आइए वागले साहब भी तैयार है पिक ऑफ द डे के लिए। सर गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा एक्सिस बैंक। कल का जो मूव आया है मुझे लगता है एक फ्रेश मूव की शुरुआत होगी। 845 का बंद है, मेरा 835 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 872, 874, 875 तक के ये मूव आज के दिन में ही आ सकती है। एक्सिस बैंक ये है वागले साहब को पसंद, सिटी यूनियन बैंक ये है पसंद मोदी जी को और साथ ही राकेश जी को भी।